Hello students. So we were doing structure of atom and today we will discuss about the usefulness of the Bohr model of atom. कि बोहर मॉडल ऑफ एटम की यूजफुलनेस क्या थी, इसकी एप्लीकेशंस क्या थी, इससे हमें बेनिफिट क्या क्या हुआ, तो हम आज उसी के बारे में स्टडी करने वाले हैं। बेसिकली जो यहां पर हम चीज को स्टडी करेंगे वो कहेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को यहां पर बेसिकली स्टडी करना है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या था और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की एक्सप्लेनेशन बोहर मॉडल ने किस प्रकार दी। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम यानी कि एमिशन स्पेक्ट्रम को समझते हैं और फिर उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर देखेंगे कि बोहर ने किससे, कैसे, किस वजह से इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया। क्लियर? सो लेट्स डिस्कस अबाउट द एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ द हाइड्रोजन। So now we will discuss about the emission spectrum of hydrogen. So हाइड्रोजन के एमिशन स्पेक्ट्रम को समझने के लिए ये कुछ एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जो किया गया। हम थोड़ा सा उस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को समझते हैं और फिर उसके बाद एग्जैक्टली उसका रिजल्ट क्या निकला हम उसको भी देखेंगे। तो यहां पर हुआ क्या कि यदि हम व्हाइट लाइट के सोर्स को हाइड्रोजन से पास करते हैं एट लो प्रेशर, हाइड्रोजन जो है वो यहां पर लो प्रेशर पर अवेलेबल है इन ए डिस्चार्ज ट्यूब। ये डिस्चार्ज ट्यूब है, तब इसके अंदर हाइड्रोजन जो है वो लो प्रेशर पर अवेलेबल है। वो जो लाइट है इस प्रेशर से यानी कि इस हाइड्रोजन गैस से पास होने के बाद जब हम प्रिज्म से पास करवाकर उसको फोटोग्राफिक प्लेट पर देखते हैं तो इसी चीज को बोलते हैं स्पेक्ट्रम। तो यदि हमने जब हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम को स्टडी किया तो वहां पर क्या देखा गया, बहुत सारी नंबर ऑफ लाइंस देखी गई और ये जो लाइंस थी ये डिफरेंट डिफरेंट रीजन से बिलोंग करती थी। जैसे कि जो फर्स्ट लाइन है इसको हम लाइमन सीरीज बोलते हैं, सेकंड लाइन जो है इसको बाल्मर सीरीज बोलते हैं, ठीक है। थर्ड लाइन दैट इज कॉल्ड दी पाश्चन सीरीज, देन ब्रैकेट सीरीज, देन पी फंड सीरीज। तो इस तरीके की कुछ सीरीज हमारे पास आई। ये सीरीज एक्चुअली साइंटिस्ट के नाम पर दी गई थी और साइंटिस्ट ने जैसे जैसे उन लाइंस को स्टडी किया उन लाइंस के हिसाब से इन सीरीज को अपना नाम दे दिया, ठीक है। अभी इन नाम के अंदर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी कि रीजन, जैसे लाइमन सीरीज थी, लाइमन सीरीज जो थी ये यूवी रेडिएशंस यानी कि यूवी रीजन से बिलोंग करती थी, क्योंकि इनकी जो वेवलेंथ थी, इन लाइंस की जो वेवलेंथ थी ये एग्जैक्टली मैच करती थी यूवी रेडिएशंस की वेवलेंथ से। तो इस वजह से इन सीरीज को जो नाम दिया गया वो लाइमन सीरीज, और इस वजह से दिया गया क्योंकि ये यूवी रीजन से बिलोंग करती थी। क्लियर? सेम वे में बाल्मर सीरीज जो थी ये सबसे इंपॉर्टेंट थी और सबसे पहले इसके बारे में पता चला था। ये सीरीज विजिबल रीजन से बिलोंग करती थी, दैट बिलोंग टू द विजिबल रीजन। यही इसका सबसे बड़ा कारण था कि ये सबसे पहले डिस्कवर हुई थी, दैट इज कॉल्ड द बाल्मर सीरीज एंड बाल्मर इज द नेम ऑफ दिस साइंटिस्ट। तो इन्होंने जब इस सीरीज को डिस्कवर किया तो देयर आर आल्सो एन नंबर ऑफ लाइंस आर प्रेजेंट। ये लाइंस जो थी ये प्रेजेंट थी। इन लाइंस की जब स्टडी की गई तो इनका जो रीजन था यानी कि ये कौन से रीजन से बिलोंग करती थी, इनकी जो रेडिएशंस थी, इनकी उन रेडिएशंस की जो वेवलेंथ थी वो विजिबल रीजन से मैच हो रही थी। तो इनका जो रीजन था वो विजिबल रीजन माना गया। जिसके बाद जो भी कोई सीरीज आई, इसके बाद 3 सीरीज और हैं, जैसे पाश्चन सीरीज है, ब्रैकेट सीरीज है और पी फंड सीरीज है। इन तीनों सीरीज का जो रीजन था दैट वाज IR रीजन, दैट इज कॉल्ड द इंफ्रारेड रीजन। ये इंफ्रारेड रीजन था क्योंकि इन सीरीज की जो वेवलेंथ थी वो इंफ्रारेड रीजन से मैच करती थी। हमें पता है कि यूवी रेडिएशंस के बाद विजिबल और विजिबल के बाद इंफ्रारेड रीजन आता है। इंफ्रारेड का जो एनर्जी है ये सबसे लो एनर्जी पैटर्न रहता है और यूवी का जो है ये सबसे हाई एनर्जी पैटर्न रहता है। तो विजिबल जो है वो इनके इन बिटवीन लाई करती है। तो यूवी रेडिएशंस के अंदर जो भी रीजन आएगा दैट इज कॉल्ड दी लेमन सीरीज। उस सीरीज के अंदर जो लाइंस इसके कारण जनरेट हो रही थी उस सीरीज को बोला गया लेमन सीरीज। देन वी हैव बाल्मर सीरीज और इंफ्रारेड के अंदर हमारे पास 3 सीरीज थी, दैट वाज पाश्चन, ब्रैकेट एंड पीफन।
बात ये थी कि ये चीजें या एक सीरीज जो थी फोटोग्राफिक प्लेट पर, ये बन तो रही थी लाइंस, पर क्यों बन रही थी इसका कोई रीजन नहीं पता चल रहा था। बट जब बोहर ने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर ये चीज साबित की, क्योंकि उनका जो एक्सपेरिमेंट था वो बेसिकली हाइड्रोजन के ऊपर ही था, तो उन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन भी किया। ठीक है, तो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, दैट इज द एग्जैक्ट जो हम बोल सकते हैं कि जो स्पेक्ट्रम था वो एग्जैक्ट स्पेक्ट्रम यही था, जिसके अंदर आप बहुत सारी लाइंस देख रहे हैं और यहां पर हमारे पास सीरीज के अंदर ये देख रहे हैं कि जो स्टार्टिंग फ्रॉम दी यूवी रेडिएशंस और हम विजिबल रीजन से होते हुए हमारे इंफ्रारेड रीजन की तरफ चल रहे हैं। सो देयर आर लॉट्स ऑफ लाइंस, पर इन लाइंस की वजह, सो हियर इज द फर्स्ट यूजफुलनेस ऑफ द बोहर मॉडल ऑफ एटम। जैसा कि अभी हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर हमने ये चीज देखी कि बहुत सारी लाइंस आ रही थी, बट उसकी एक्सप्लेनेशन जो दी गई वो बोहर द्वारा दी गई, दैट इज दी इट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का वो लाइन स्पेक्ट्रम क्यों आ रहा है, तो लाइन स्पेक्ट्रम को समझने के लिए से दिस इज एन एटम ऑफ द हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन का एक एटम है जिसके अंदर दिस इज द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, दिस इज न्यूक्लियस, और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है अकॉर्डिंग टू दी बोहर। तो वो जब इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है तो इसकी अपनी कुछ ना एक एनर्जी रही होगी। ठीक है, हमने एक्स्ट्रा सोर्स से इसको एक एनर्जी दी, आउट सोर्स से हमने इसको एक एनर्जी प्रोवाइड की, से ई, हमने इसको एनर्जी ई प्रोवाइड की। इस एनर्जी से ये इसकी जो स्टेट है, दैट स्टेट इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट, जिसके अंदर वो ना तो अपनी एनर्जी को जनरेट कर रहा है ना ही लूज कर रहा है। तो यहां पर जब वो अपने इसी ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है, इस पर्टिकुलर स्टेट को हम बोलते हैं उसकी ग्राउंड स्टेट। पर जब उसने एक्स्ट्रा सोर्स से यहां पर एनर्जी दी, ये एक्साइट हो गया। एक्साइट होने के बाद ये अपर स्टेट के अंदर मूव कर गया, यानी कि अपर शेल के अंदर चला गया। जब वो अपर शेल के अंदर गया, इस शेल को यानी कि इस पर्टिकुलर स्टेट को हम बोलेंगे दैट स्टेट इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट, दैट इज कॉल्ड द एक्साइटेड स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करके कहां चला गया, एक्साइटेड स्टेट में मूव कर गया। बट वो उसका एक्साइटेड स्टेट जोन था, आना तो उसे अपनी ग्राउंड स्टेट में था। तो जब वो अपनी ग्राउंड स्टेट में वापस आएगा, वापस से अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा, तो वो वही एनर्जी जो उसने एब्जॉर्ब की थी ड्यूरिंग दी एक्साइटनेस, जब ये यहां पर गया, यहां से यहां, तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके गया, और जब यहां से वापस आया तो उसी एनर्जी को इसने क्या किया, एमिट किया। इस एमिशन के कारण, इस एमिशन है तो ये फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी है तो एच न्यू हम लिख सकते हैं। यहां पे एच न्यू है तो यहां पर न्यू मींस फ्रीक्वेंसी का रोल प्ले है। फ्रीक्वेंसी वो जोन को क्रिएट करता है कि यदि ये एनर्जी ज्यादा है, हाई एनर्जी है, तो ये यूवी रेडिएशन पर चली जाएगी, उस जोन को मैच करेगी। यदि ये एनर्जी मिडिल में है तो ये विजिबल रीजन को बिलोंग करेगी, और बहुत ही ज्यादा कम है तो ये इंफ्रारेड रीजन को बिलोंग करेगी, जो एमिशन है। हम इसी एमिशन को फोटोग्राफिक प्लेट पर देखते हैं और उसकी लाइंस को कंसीडर करते हैं। सो यही एक्सप्लेनेशन थी जो बोहर ने अपने मॉडल के अंदर दी थी। अभी इसका एक और भी एग्जैक्ट सिनेरियो देखते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या। ठीक है, अब इस ग्राफ की हेल्प से हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हाइड्रोजन के अंदर जो लाइन स्पेक्ट्रम आया, या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से मेरा मतलब है जब इलेक्ट्रॉन एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर एंटर करता है, तो तब एक्चुअली होता क्या है, यानी कि एनर्जी के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, या एनर्जी का जो लाइनिंग्स हैं, जैसे यूवी रेडिएशंस का या विजिबल रीजन का या इंफ्रारेड रीजन का जो लाइनिंग्स आ रही हैं, वो लाइनिंग्स क्यों आ रही हैं। अब हम उस ट्रांजिशन को समझते हैं। हमने ये तो मान लिया कि जब इलेक्ट्रॉन है एनर्जी लेके एब्जॉर्ब करके एनर्जी को हायर स्टेट में यानी कि एक्साइटेड स्टेट में मूव कर जाता है, बट उसका ग्राउंड स्टेट क्या है, 1 है। तो हमने यहां पर जो स्टेट्स है यानी कि शेल्स हैं, शेल्स को स्ट्रेट लाइन के थ्रू दिखा दिया। दिस इज शेल 1, ये स्ट्रेट लाइन है। यूजुअली वहां पर एटम में हम इसे स्फीयर के फॉर्म में दिखा रहे हैं, बट यहां पर आप इसे
स्ट्रेट लाइनिंग के तौर पे कंसीडर करेंगे। दैट विल बी N1 यानी कि ये फर्स्ट शेल है, दैट इज N2 ये सेकंड शेल है, दैट इज N3 ये थर्ड शेल है, और इसी तरीके से 4 5 6 7। आपको ये भी चीज कंसीडर करनी है कि फर्स्ट और सेकंड शेल के बीच में एनर्जी गैप सबसे ज्यादा होता है। सो दिस इज द हाईएस्ट गैप, ये जो गैप रहेगा ये सबसे ज्यादा होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट शेल से सेकंड शेल में जाने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अब आप उसी वे में सोचिए कि यदि सबसे ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करके ये फर्स्ट से सेकंड शेल में गया है, तो नेचुरली वापिस आते टाइम उतनी ही एनर्जी को ये क्या करेगा, एमिट करेगा। सो सेम वे में ये उसी एनर्जी को एमिट कर रहा है, यानी कि जब ये यहां से यहां आ रहा है तो सबसे ज्यादा एनर्जी को रिलीज कर रहा है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अभी हम इसी वे में समझते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन है वो किस वे में हो रहा है। हम मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन सेवंथ शेल, ये सेवंथ शेल है, सेवंथ शेल है, सेवंथ शेल से किस में जा रहा है, फर्स्ट शेल के अंदर एंटर कर रहा है, या सिक्स से किस में एंटर कर रहा है, फर्स्ट शेल में एंटर कर रहा है, या थर्ड से सॉरी फिफ्थ से थर्ड में एंटर, फर्स्ट में एंटर कर रहा है, फोर्थ से फर्स्ट में, दैट इज थर्ड से फर्स्ट में, और सेकंड से फर्स्ट में एंटर कर रहा है। तो इन ट्रांजिशंस के दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी वो सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि आपने देखा कि जब फर्स्ट शेल के अंदर एंटर कर रहा है तो ये सेकंड से फर्स्ट के गैप को भी कवर करेगा, और इस दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी वो सबसे ज्यादा रिलीज होगी। सो इस ट्रांजिशंस के दौरान जब वो किसी भी शेल से फर्स्ट शेल के अंदर एंटर करेगा तो सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, और उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी वो रिलीज एनर्जी कौन से रीजन को बिलोंग करेगी, दैट विल बी यूवी रीजन। तो ये रीजन कौन सा हो जाएगा, यूवी रीजन। और इस वजह से इस सीरीज को बोलते हैं हम लाइमन सीरीज। क्या बोलेंगे इसे, लाइमन सीरीज। ठीक है, जब फर्स्ट शेल में आएगा। ठीक है, अभी सेकंड लेवल पर बात करते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन से किसी भी शेल से सेकंड शेल के अंदर आ रहा है, किसी भी शेल से सेकंड शेल के अंदर आ रहा है, किसी भी शेल से सेकंड शेल के अंदर एंटर कर रहा है, सिर्फ फोर्थ से सेकंड के अंदर एंटर कर रहा है, और थर्ड से भी किस में आ रहा है, सेकंड शेल में एंटर कर रहा है, तो नो डाउट यहां जितनी एनर्जी रिलीज हुई है, क्योंकि ये वाला गैप अभी कवर नहीं हुआ है, यहां जितनी एनर्जी रिलीज हुई है उससे तो कम ही होगी। तो जो कम होगी वो रीजन क्या माना जाएगा, या कौन सा रीजन होगा, दैट विल बी विजिबल रीजन। और ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है, क्योंकि क्वेश्चनिंग इसके ऊपर सबसे ज्यादा होती है, दैट विल बी बाल्मर सीरीज। ये सीरीज कौन सी होगी, बाल्मर सीरीज। ठीक है, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो n=2 में आएगा, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो n=1 में आएगा। ठीक है, इसी वे में हम सभी के सभी ट्रांजिशन को यहां पर कंसीडर कर रहे हैं। से किसी भी शेल से यदि इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में आ रहा है, किसी भी शेल से थर्ड शेल में आ रहा है, किसी भी शेल से थर्ड शेल में आ रहा है, किसी भी शेल से थर्ड शेल में आ रहा है, सो ये जो रीजन होगा, यानी कि एनर्जी जो गैप होगा, दैट गैप विल बी ऑलवेज लेसर देन सेकंड वन। तो यहां पर n= क्या रहेगा, 3 रहेगा, और इस सीरीज का नाम क्या है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट विल बी पाश्चन सीरीज। ये सीरीज कौन सी होगी, पाश्चन सीरीज। और ये कौन से रीजन को बिलोंग कर रही है, इंफ्रारेड रीजन को बिलोंग कर रही है। सेम वे में हम आगे चलते हैं। 7 से यदि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो फोर्थ के अंदर एंटर कर रहा है, यहां पर n की वैल्यू भी कंसीडर कर लेते हैं, n=3। ठीक है, फोर्थ के जब अंदर एंटर करेगा, से 6 से भी फोर्थ में, एंड फिफ्थ से भी वो कहां एंटर कर रहा है, फोर्थ से, तो नेचुरली इसकी एनर्जी और कम होने वाली है। तो ये जो सीरीज है, दैट सीरीज इज कॉल्ड ब्रैकेट सीरीज। इस सीरीज को हम ब्रैकेट सीरीज बोलते हैं। ये भी किस रीजन को बिलोंग करती है, इंफ्रारेड रीजन को बिलोंग करती है, और n की वैल्यू यहां क्या रहेगी, 4 रहेगी, n विल बी 4। अपार्ट फ्रॉम दिस 7 से फिफ्थ में, 6 से भी फिफ्थ में। अब यहां पर ये इस सीरीज का नाम हो गया पी फंड सीरीज। ठीक है, पी फंड सीरीज कौन सा रीजन है, इंफ्रारेड रीजन है। इंफ्रारेड रीजन के अंदर n की वैल्यू क्या रहेगी, 5 रहेगी। सो यहां पर आपको इन्हीं चीज को कंसीडर करना है, इन रीजंस की वजह से वहां पर लाइंस बन रही थी। ठीक है, सो दैट विल बी द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ऑफ द हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम्स के अंदर जब इलेक्ट्रॉनिक मींस जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है किसी भी शेल से, यदि वो फर्स्ट शेल में आ रहा है तो दैट विल बी ऑलवेज यूवी रेडिएशंस, क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज हो रही है तो वो यूवी रेडिएशंस को मैच करेगी। सेकंड में आ रहा है तो वो विजिबल रीजन को मैच करेगी, देन इंफ्रारेड एंड इंफ्रारेड रीजन को मैच करेगी। यही इसकी खास बात थी। क्लियर?
सो यदि हम इन चीजों को सम अप करें तो सम अप करके हमारे पास जो रिजल्ट निकलता है वो रिजल्ट ये निकलता है। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ लाइमन सीरीज जो यूवी रेडिएशन से बिलोंग करता है, यूवी स्पेक्ट्रम से उसका मैचिंग होती है, वहां पर N1 की वैल्यू क्या रहेगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन कहां एंटर करेगा, हमेशा फर्स्ट शेल के अंदर एंटर करेगा। और कहां से एंटर कर सकता है वो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कुछ भी इसकी N2 की वैल्यू हो सकती है। यानी कि N1 की वैल्यू यहां पर हमेशा क्या रहेगी, 1 रहेगी। ये N1 और N2 की वैल्यू को हम आगे यूज करने वाले हैं, तो इसे बड़े ध्यान से समझना है कि N1 की वैल्यू फॉर लाइमन सीरीज इज ऑलवेज 1 और N2 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कहीं से भी N1 के अंदर एंटर कर सकता है। सेम हमें बाल्मर की बात करें, सो बाल्मर के लिए जो N1 की वैल्यू क्या रहेगी, 2 रहेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल के अंदर एंटर करेगा। कहां से एंटर कर सकता है, 3, 4, 5, 6 किसी भी शेल से एंटर कर सकता है। सेम वे में पार्शियंस के लिए 3 रहेगी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो थर्ड शेल के अंदर एंटर करेगा। कहां से एंटर कर सकता है, किसी भी अदर शेल से एंटर कर सकता है। याद रहे वो नीचे से ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है। अगर नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो वो एमिशन स्पेक्ट्रा नहीं होगा। एमिशन स्पेक्ट्रा का मतलब है कि जब एक्साइटेड स्टेट से, एक्साइटेड स्टेट हमेशा उससे ऊपर वाली स्टेट ही होंगी, एक्साइटेड स्टेट से वो जब अपनी ग्राउंड स्टेट के अंदर एंटर करेगा वो तभी की बात होगी। ठीक है, देन ब्रैकेट फोर्थ शेल के अंदर एंटर करेगा। कहां से एंटर कर सकता है, 4, 5, 6, 7, सॉरी फोर्थ में एंटर करना है, 5, 6, 7 से किसी से भी एंटर कर सकता है। लास्ट इज फिफ्थ शेल के अंदर एंटर करेगा, वो 6, 7, 8 किसी शेल से भी इसके अंदर एंटर कर सकता है। तो ये N1 की वैल्यूज रहेंगी और ये N2 की वैल्यू रहेंगी। N1 की वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है अकॉर्डिंग टू द सीरीज। ठीक है, सीरीज के अकॉर्डिंग ये फिक्स रहेगी। और ये कौन सा रीजन होगा, दैट रीजन विल बी ऑलवेज यूवी, क्योंकि फर्स्ट शेल की जो एनर्जी है वो सबसे ज्यादा रहती है। देन वी हैव विजिबल, देन वी हैव इंफ्रारेड, देन वी हैव इंफ्रारेड, देन वी हैव इंफ्रारेड। इसके बाद जितने भी रीजंस आएंगे वो सभी के सभी इंफ्रारेड रीजंस होंगे, क्योंकि अगली भी सीरीज आ चुकी है, बट हाँ आपके सिलेबस में नहीं है, आपको सिर्फ इतनी ही सीरीज को कंसीडर करना है। ठीक है, तो अगला सीरीज अगर हम बात करें तो क्या होगी, नेक्स्ट N1 की वैल्यू वहां 6 हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन 6 शेल के अंदर एंटर करेगा। कहां से एंटर करेगा, 7th, 8th, 9th किसी से भी शेल से उसके अंदर वो एंटर कर सकता है। एम्प्रेस सीरीज है वैसे वो, बट हमें उसके बारे में अभी बात नहीं करनी है। सो दीज आर द सम अप ऑफ द ऑल। अब हम एनर्जी की बात करते हैं कि इन एनर्जीज को यदि मुझे कैलकुलेट करना हो तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा। सो लेट अस कंसीडर द चेंज इन एनर्जी। हमने चेंज इन एनर्जी का एक एक्सप्रेशन लिया जिसके अंदर हमने E2 माइनस E1 किया। E2 कौन सा जोन होगा, हाई एनर्जी जोन होगा, और E1 कौन सा जोन होगा, दैट विल बी लो एनर्जी जोन होगा। सो डिफरेंट सीरीज के अंदर इसकी वैल्यूज डिफरेंट हो जाएगी। हमें अभी उसी के ऊपर बात करनी है कि हम उसको कैसे कंसीडर करते हैं। यहां पर हम एक रेडबर्ग कांस्टेंट की भी बात करेंगे, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम उसके ऊपर भी आएंगे। तो अभी हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसकी थोड़ी सी वैल्यूज को। हमें पता है कि E किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू, यदि शेल्स की एनर्जी निकालनी हो, दैट इज इक्वल टू E नॉट, दैट इज Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर। ये E की वैल्यू होती है, E का एक्सप्रेशन होता है जिसमें E नॉट की वैल्यू फिक्स होती है। वो डिफरेंट यूनिट्स के अंदर हम डिफरेंट वैल्यूज को कंसीडर करते हैं फॉर E नॉट। यदि हम हाइड्रोजन की बात करें तो दैट इज Z विल बी ऑलवेज 1 किसके लिए होगा, हाइड्रोजन के लिए, क्योंकि दैट इज द एटॉमिक नंबर। Z को हम एटॉमिक नंबर से डिनोट करते हैं। फॉर हाइड्रोजन दैट विल बी ऑलवेज 1। हाइड्रोजन के लिए ये वैल्यू हमेशा 1 रहेगी। सो अब हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, दैट इज E इक्वल टू E नॉट अपॉन N स्क्वायर। सो ये मेरा फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब इस फॉर्मूला के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी इन्हीं पार्ट को हम यहाँ पर डिसाइड कर लेते हैं, पुट कर देते हैं यहाँ पे, इसको हटा देते हैं। से N2 को मैं बोल रहा हूँ हाई एनर्जी, यानी कि हाई शेल जिसकी एनर्जी ज्यादा है, यानी कि बड़ी शेल होगी। और N1 कौन सी होगी, दैट इज लोअर शेल। ठीक है, N1 और N2 को हमने इस वे में डिफाइन कर दिया यहाँ पर E2 और E1 के केसेस के अंदर। अभी हम यहाँ पर इसको फॉर्मूला को ड्राइव करते हैं, तो दैट इज डेल्टा E इक्वल टू E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, दैट विल बी, यहाँ पर 2 लग जाएगा, तो दैट इज E नॉट, दैट इज द कॉमन, दैट इज इन द माइनस। ये सारी की सारी चीजें किसमें, माइनस में, याद रखना ये माइनस में है वैल्यू, माइनस E नॉट अपॉन E2 है, तो E2 विल बी N2 का स्क्वायर। E2 क्या हो जाएगा, N2 का स्क्वायर माइनस
ऑफ माइनस, आप E1 की वैल्यू पुट करेंगे, दैट विल बी E नॉट अपॉन N1 का स्क्वायर। N1 का स्क्वायर यहाँ पर N2 लोअर शेल है और N2 हायर शेल है और N1 लोअर शेल है, ठीक है। यहाँ पर इस वैल्यूज को रखते हैं, सो दैट विल बी E नॉट डिवाइडेड बाय N2 का स्क्वायर, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, दैट विल बी E नॉट डिवाइडेड बाय N1 का स्क्वायर। ये हो गया, प्लस वाली वैल्यू को इधर ले जाओ, माइनस वाली को उधर रख दो, सो दैट विल बी E नॉट डिवाइडेड बाय N1 का स्क्वायर माइनस E नॉट डिवाइडेड बाय N2 का स्क्वायर। ये किसके इक्वल आ गया? डेल्टा E के। तो चेंज इन एंथैल्पी यानी कि चेंज इन एनर्जी आ गया। यहाँ से E नॉट को कॉमन लिया जा सकता है, सो E नॉट कॉमन ले लीजिए। E नॉट के कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बचेगा? दैट इज 1 अपॉन N1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 का स्क्वायर। तो एक तो हमारे पास एनर्जी को कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला आ गया। अब इसका यूज कैसे करते हैं हम उसकी बात करते हैं। यूजेस देखिए, जो हमारे पास फॉर्मूला आया है मैं उस फॉर्मूले को ऊपर लिख रहा हूं, सो दैट इज द फॉर्मूला एक्चुअली। अब हमने इसी को ही चेंज करके क्या फॉर्मूला बना दिया? डेल्टा E विल बी इक्वल टू, दैट इज चेंज इन एनर्जी इक्वल टू किसके आ गया? E नॉट 1 अपॉन N1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 का स्क्वायर। ये मेरे पास फॉर्मूला आ चुका है, ठीक है। ये रब कर देते हैं। अब बात करते हैं लाइमन सीरीज की। से फॉर एग्जांपल वी आर टॉकिंग अबाउट दी लाइमन सीरीज। आपको ये दे दिया जाएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो लाइमन सीरीज के अंदर एंटर कर रहा है, लाइमन सीरीज से बिलोंग करता है। तो लाइमन सीरीज से जब वो बिलोंग करेगा तो अनडाउटली N1 की वैल्यू आप क्या पुट कर देंगे? 1 पुट कर देंगे। कहां से एंटर कर रहा है? सिर्फ फोर्थ शेल से। ये आपको गिवन होगा कि फोर्थ शेल से वो लेमन सीरीज के अंदर एंटर किया, तो N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तब हमें यहाँ पर 4 पुट करना है, तो हमें N2 की वैल्यू तो हमेशा गिवन होगी। और जब सीरीज बता दी तो सीरीज के अंदर दैट विल बी द फिक्स की N1 की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर सभी की सभी सीरीज की वैल्यू फिक्स हो जाएगी। बाल्मर की क्या वैल्यू हो जाएगी? तो मैंने आपसे पहले कहा था कि बाल्मर के बारे में ज्यादा क्वेश्चनिंग है। सो N1 की वैल्यू बाल्मर के लिए क्या हो जाएगी? 2। तो क्वेश्चन यदि ये आ गया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो फोर्थ शेल से या फिफ्थ शेल से बाल्मर सीरीज के अंदर एंटर कर रहा है, तो फिक्स हो जाएगा N1 विल बी 2 और N2 कितना हो जाएगा? जो भी उसने शेल के बारे में बात की है दैट इज 5। तो ये हम इसके अंदर इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस, ठीक है। याद रखना है वो सीरीज हमने ऑलरेडी कर रखी है जिसके अंदर हमने N1 की वैल्यूज को कंसीडर किया था कि N1 की वैल्यूज डिफरेंट सीरीज में क्या क्या होती है। अभी इसके अंदर एक छोटा सा और एक्सप्रेशन है जो हम बना सकते हैं। कभी कभी आपसे वो वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के बारे में भी बात करेंगे, तब हमारा फॉर्मूला क्या चेंज हो जाएगा? वी नो दैट डेल्टा ई क्या है तो एनर्जी किसके इक्वल होती है? दैट इज h न्यू, ठीक है। तो जब हम इस वैल्यूज को यहाँ पुट कर देंगे, सो पुट इन 1 यहाँ पर पुट कर देंगे, दैट इज h न्यू इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा? E नॉट, ये तो वही का वही रहेगा, N1 का स्क्वायर माइनस N2 का स्क्वायर। तो कभी कभी ये पूछ लिया जाएगा कि जो एनर्जी की रेडिएशंस एमिट हो रही है उसका वेवलेंथ क्या है या उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। उस केसेस के अंदर हमें इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और चेंज करना पड़ेगा। वी हैव टू कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, तो यहां से प्लैंक्स कांस्टेंट को इसके नीचे ले गए, सो दैट विल बी द केस ऑफ फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ का पूछ लिया जाए तो वेवलेंथ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? c बाय लैम्डा इक्वल टू E नॉट h 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 का स्क्वायर। तब उस केसेस में c को भी यहां से नीचे ले जाएंगे, दैट विल बी E नॉट अपॉन hc, प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू c मींस वेलोसिटी ऑफ लाइट। इसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज 1 अपॉन लैम्डा, दैट इज न्यू बार। इट इज नथिंग बट दैट इज द वेव नंबर। ये वेव नंबर ही तो है, ठीक है। और इस वैल्यू को जब हम कैलकुलेट करते हैं दैट इज E नॉट डिवाइडेड बाय hc, ये वैल्यू आती है 109677 सेंटीमीटर इनवर्स। वाई सेंटीमीटर इनवर्स? क्योंकि डिवाइडेड बाय क्या है? लैम्डा है, तो सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। इसके यूनिट सेंटीमीटर में लेंगे तो सेंटीमीटर इनवर्स हो गया। सो दैट विल बी नथिंग बट, इसको हम बोलते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसे? रेडबर्ग्स कांस्टेंट। इसको कैपिटल R से बिलोंग करते हैं, तो दैट इज E नॉट डिवाइडेड बाय hc इक्वल टू R हो जाएगा। दैट इज नथिंग बट दैट इज द रेडबर्ग कांस्टेंट। तो यहाँ इसकी वैल्यू डायरेक्ट पुट करके हम वेवलेंथ या
फ्रीक्वेंसी को हम कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। सो ये बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स थे जो बोहर मॉडल ने दिए थे। ओके।